कैसे हो बच्चों। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम, सेल कहाँ से आया, कैसे ओरिजिनेट हुआ, इस अर्थ पे सेल कैसे बना और सेल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने। ठीक। उसके बाद देखेंगे हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, मतलब कि कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें सेल्स के बारे में पता चला। how is the cell structural and functional unit of life, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, ऐसा क्या हुआ, और सेल कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ये सब कुछ हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो साथ में बने रहना। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंगस्ट द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans. अब इन्होंने कहा है इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, ज़्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी में ये माना जाता है कि जो सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, यानी सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे बना होगा वो वाटर के अंदर बना होगा, यानी कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है कहाँ पे हुई है, वाटर के अंदर। ठीक है, अब उसमें से भी साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं, बहुत रिसर्चर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो ये लाइफ ओरिजिनेट हुई थी ये स्मॉल वाटर पूल्स में हुई थी। ज़्यादातर जब अगर हम सोच रहे हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी तो शायद ओशंस में हुई होगी, तो ओशंस में नहीं कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई, स्मॉल वाटर पूल्स में। ठीक है, स्मॉल वाटर पूल्स में ही क्यों, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होती हैं, लगातार चेंज होती रहती हैं। जैसे दिन में बहुत गर्मी होगी, रात को बहुत ठंड हो गई। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं स्मॉल वाटर पूल्स के आसपास। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच इन्वायरमेंट्स इन इंडिया. द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर्स नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अब इन्होंने कहा है स्मॉल वाटर पूल्स में इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, हॉट स्प्रिंग्स का। ठीक है, अब हमने चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात की थी कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस लगातार चेंज होती रहती हैं। तो जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थ के अंदर से पानी निकलता है और वो बहुत गर्म पानी होता है। ठीक है, पानी लगभग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के आसपास उसका टेम्परेचर होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास उन हॉट स्प्रिंग्स के पानी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इन्होंने हॉट स्प्रिंग्स में किसका एग्जाम्पल दिया, हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पूगा वैली। अब लद्दाख में पूगा वैली है, ठीक है, वहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नियरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के पास उनका टेम्परेचर है, जबकि लद्दाख का अगर क्लाइमेट देखें तो वो बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, तो क्लाइमेट वहाँ का बहुत कोल्ड है, जबकि हॉट स्प्रिंग्स वहाँ पे हैं, ठीक है, जिनमें पानी का टेम्परेचर नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो आप देख रहे हो इन्वायरमेंटल कंडीशंस कितनी वेरी करती हैं। यहाँ पे पानी बहुत गर्म है और क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, वहीं पे दिन और रात में भी बहुत टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो these environmental conditions seem to be similar to those on the early earth about 3.5 billion years ago. अब जो ये चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं इस एरिया में, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स के आसपास, ये चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन उस तरह की कंडीशंस हैं जो अर्ली अर्थ पे थी। ठीक है, यानी जब अर्थ हमारी अभी बनी थी, जब लाइफ ओरिजिनेट होनी शुरू हुई थी वहाँ पे, तो उस टाइम पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी उस तरह की कंडीशंस हमें हॉट स्प्रिंग्स के आसपास देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स. थर्मो मीन्स हीट और फाइल्स मीन लविंग। ठीक है, तो हीट लविंग, अब हॉट स्प्रिंग्स हैं, पानी बहुत गर्म है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुए थे वो हीट लविंग बैक्टीरिया थे, इतने गर्म पानी में तभी सर्वाइव कर पाए क्योंकि उनको हीट अच्छी लगती थी। ठीक है, तो सबसे पहले माना जाता है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी वो कौन से होंगे, थर्मोफाइल बैक्टीरियाज बने होंगे। ठीक है, और वो यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर आप सबको पता है, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मतलब एक सेल के बने हुए वो। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो थर्मोफाइल्स होंगे, थर्मोफाइल बैक्टीरियाज होंगे। ठीक है, और वो यूनिसेलुलर थे। क्लियर? Scientists from the Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow, studied these hot springs and found the calcium carbonate formed rapidly around them. अब इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो हमारे पास बना। ठीक है, पहले क्यों नहीं था और धीरे धीरे वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना अर्थ पे। अब लखनऊ में बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑफ पैलियो साइंसेस। पैलियो साइंसेस साइंस की ही एक फील्ड है। ठीक है, ऐसी फील्ड जहाँ पे हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि पुराने टाइम में अर्थ में
अर्थ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी थी, वहाँ पे लाइफ किस तरह की थी, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। तो जो ये सब कुछ स्टडी करते हैं हम अर्थ के बारे में, उसे बोलते हैं, उस फील्ड को बोलते हैं पैलियो साइंसेस। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी किया और देखा कि हॉट स्प्रिंग्स में आसपास कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है, लेयर बननी शुरू हो गई है। ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में आसपास कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of first protective membrane, the barrier that defines a cell. अब कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट ने बहुत प्रोटेक्शन की। ठीक है। दीज डिपॉजिट्स में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे उस टाइम में, इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती थी, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते रहते थे, और पास आते आते उन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट ने प्रोटेक्ट किया ताकि ये ख़राब ना हो जाए। ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्शन मिल गई। अब प्रोटेक्शन किससे, हार्मफुल रेडिएशन से। सन की रेडिएशन जो आती थी बहुत हार्मफुल होती थी उस टाइम पे। ठीक है। यूवी रेडिएशंस होती थी। इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम थी, बहुत एक्सट्रीम गर्मी थी। ठीक है। या बहुत एक्सट्रीम ठंड थी। एक्सट्रीम कंडीशंस और हार्मफुल रेडिएशंस, इन दोनों से प्रोटेक्ट किया कैल्शियम कार्बोनेट ने। किसे प्रोटेक्ट किया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्शन मिल गई, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एक दूसरे के पास आने शुरू हुए। ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे एक दूसरे के पास आते गए, इन्होंने क्या किया, एक बैरियर बना लिया, यानी एक प्रोटेक्शन लेयर बना ली। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने एक प्रोटेक्शन लेयर बना ली, और जो ये प्रोटेक्शन लेयर बन गई, ये हमारा क्या डिफाइन करता है, एक सेल। कि इन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आके एक ऐसी लेयर बना ली जिससे अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए, और ये लेयर ने हमारा पूरा क्या बना दिया, धीरे धीरे एक सेल। ठीक है। तो इस तरह से सेल हमारे पास माना जाता है कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो फर्स्ट सेल बना होगा अर्थ पे, वो इस तरह से बना है। क्लियर। आगे है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट. Some organisms such as bacteria or yeast consist of only one cell, unicellular, while others like plants, fish, birds, humans are made up of millions of cells that work together. ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सेल से बने, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जो सेल से ना बना हो। ठीक। सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल, मतलब ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल है जिसे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बेसिक यूनिट सेल ही होगा। अगर सेल नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया, कुछ एक बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं, ये एक ही सेल के बने होते हैं, इसलिए इनको यूनिसेलुलर बोल देते हैं। और कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स नहीं, सारे प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, हम ह्यूमंस, आसपास जितने भी एनिमल्स देखते हैं, ये सारे मिलियंस ऑफ सेल्स के बनते हैं, लाखों करोड़ों सेल्स के बनते हैं। ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के लिए, यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने होते हैं, ये मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया और यीस्ट के एग्जांपल ले लेते हैं हम, और मल्टी सेलुलर में हमारे आसपास जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, अपने आई से देख सकते हैं आराम से, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है। अब इन्होंने बोला, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यू। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सेल्स, कैसे सेल्स, जो सिमिलर हों। ठीक है। ऐसे सेल्स जो क्या हैं, सिमिलर, यानी कि एक तरह का फंक्शन है, एक जैसा काम करते हैं और एक जैसा इनका स्ट्रक्चर है। तो ये सिमिलर सेल्स, यानी कि सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर, ये सिमिलर सेल्स मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यूज़। ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। अब अलग अलग टिश्यूज़ मिलके क्या बना देते हैं हमारे पास, एक ऑर्गन। एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और अलग अलग ऑर्गन्स ने मिलके हमारे पास क्या बना दिया, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। जैसे एग्जांपल लें तो इन्होंने एग्जांपल दिया है, नेज़ल पोर्स, नेज़ल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, इन सब ने मिलके क्या बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे पास नेज़ल पोर्स एक ऑर्गन है, नेज़ल कैविटी ऑर्गन है, ट्रैकिया एक ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है, इन सभी ऑर्गन्स ने मिलके क्या बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम। क्लियर। ऐसे अगर कोई और एग्जांपल लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लें, तो उसमें हमारे पास माउथ होता है, ठीक है, जिसे बकल कैविटी बोलते हैं, प्लस फूड पाइप, और क्या होता है, प्लस स्टमक,
प्लस स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन प्लस एनस। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, इन सब ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बना दिया, एक ऑर्गन सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप देख रहे हो कोई भी, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आपने पढ़े होंगे अपनी 7th क्लास में, 8th क्लास में। ठीक है, ये सभी ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बना दिया, एक पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए, तो आप देख रहे हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बेसिक यूनिट क्या थी, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक सेल से। ठीक है, इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं यहाँ से। चलो आगे इन्होंने कहा है, even when cells are organized into tissues, organ and organ systems, the cell remain the fundamental unit of structure and function in all living organisms। वही बात जो मैंने कही थी अभी, कि बेशक सेल्स ने मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गए हों, पर फिर भी जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, एक सेल। ठीक है, तो इसे this makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. What are the different components of cell? How do cells in our body communicate with each other? तो ये सारा हम पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, सेल्स के अंदर क्या होता है। ठीक है, क्या सेल्स हमेशा ही जिंदा रहते हैं या मरते भी रहते हैं, सेल्स नए सेल्स बनते रहते हैं, ये सब कुछ हम अपने इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। क्लियर, चलो अपने 2.1 टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू स्टडी सेल। सेल को कैसे स्टडी करते हैं, ये सेल को कैसे स्टडी किया गया था। ठीक है, तो सेल जो है वो हमें नेक्ड आई से तो नहीं दिखता। अब क्यों नहीं दिखता, पहले उसका रीज़न देख लेते हैं कि हमें नेक्ड आई से क्यों नहीं दिखता सेल। वट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब जो ह्यूमन आई है, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट होती है। वो कोई भी दो क्लोज ऑब्जेक्ट से, मान लो हमारा दो पॉइंट लगाए, ये दो पॉइंट को वो डिस्टिंक्ट देख सके, यानी अलग अलग उसे दो पॉइंट दिखें। ठीक है, ये देखने की भी उसकी एक क्या है, कैपेबिलिटी है। ठीक है, एक एबिलिटी तक ही, एक लिमिट तक ही वो देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं। अगर हम अपनी स्क्रीन को, आप मोबाइल को दूर लेके जाओ, ठीक है, तो धीरे धीरे आप दोनों को ये पॉइंट क्या दिखते रहेंगे, ये दोनों पॉइंट मिलके जैसे एक पॉइंट बना रहे हो। ठीक है, ये दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट दिखने आपको बंद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, इमेजिन टू टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, हमने एक पेपर के पीस पे दो डॉट ड्रॉ किए। ठीक है, एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। ठीक है, एज द डॉट्स आर मूव्ड क्लोजर देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। जैसे जैसे मान लो पहले डॉट्स यहाँ पे थे, बहुत आराम से क्लियर दिख रहे हैं ये कि दो अलग अलग डॉट है। अब इनको बीच के डिफरेंस को हमने थोड़ा कम कर दिया, क्लोज लेके आ गए, अभी भी साफ दिख रहे हैं, और क्लोज लेके आए, अभी भी साफ दिख रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दो डॉट हमें अलग अलग दिखने बंद हो जाएंगे। ठीक है, when viewed from about 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट ऑफ आई, ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर, टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 मिलीमीटर कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट। इन्होंने कहा है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, और दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 मिलीमीटर। अगर दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस 1 मिलीमीटर है और हम उसे नियर पॉइंट से आराम से उन दो पॉइंट्स को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस करें तो वो हमें दो पॉइंट अलग अलग दिखने की बजाय एक पॉइंट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई विच इज़ 0.1 mm। ठीक है, ये होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अगर सिंपल भाषा में कहें, अगर दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस 0.1 मिलीमीटर है तो आप उसे अपने नियर पॉइंट पे आराम से दो अलग अलग पॉइंट देख पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर उन दो पॉइंट के डिफरेंस 0.1 मिलीमीटर से कम हुआ तो आप उन दो पॉइंट्स को अलग अलग नहीं देख पाओगे, वो आपको एक सिंगल पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्लियर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्लियर हो गया कि हम 0.1 मिलीमीटर से कम के बीच, कम का अगर डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, तो हम उसको एज ए सिंगल पॉइंट ही देखेंगे, हमें दो अलग अलग नहीं दिखेंगे, क्योंकि ह्यूमन आई की भी एक लिमिट होती है। क्लियर, अब आगे इन्होंने क्या कहा है, अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल बायोलॉजी स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। अब जो सेल्स हैं वो तो 0.1 मिलीमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो नेक्ड आई से तो वो दिख ही नहीं सकते,
तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन होता है कि जो नेक्ड आई से हमें दिख ही नहीं सकते, बायोलॉजिस्ट ने उसके बारे में स्टडी कैसे किया। ठीक है, तो आंसर्स तो आप सबको पता है, क्या होगा आंसर, सिंपल सा आंसर है, कैसे स्टडी किया था, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, तो ये आगे जाने से पहले थोड़ा सा ये डायग्राम देख लेते हैं। ये फिगर 2.1, इसमें इन्होंने क्या बताया है, कितना कम साइज़ होता है एक सेल का, ये देखते हैं। ठीक, तो जैसे इन्होंने कंपैरिजन से बताया कि एक रॉकेट 100 मीटर से भी ज़्यादा उसका साइज़ होता है। ट्री का साइज़ नियर अबाउट 80 मीटर होता है। ठीक है, ह्यूमन हाइट 1 मीटर के आसपास होती है। चिकन एग जो होता है वो लगभग 80 सेंटीमीटर्स के आसपास होता है, 60 टू 80 सेंटीमीटर्स के आसपास। ठीक है, फ़िश एग है, ये हमारे पास 6-7-8 सेंटीमीटर के आसपास फ़िश एग की साइज़ होता है। ऐसे अमीबा का साइज़ दिया है 1 मिलीमीटर से कम है। ठीक है, तो अब अमीबा का साइज़ 1 मिलीमीटर से कम है, तो अमीबा तो हमें दिखेगा नहीं नेक्ड आई से। ठीक है, और सेल का भी लगभग साइज़ ऐसा ही होता है, 1 मिलीमीटर से बहुत कम होता है। ठीक है, आगे ये जो दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोमीटर, यानी मिलीमीटर, और ये म्यू बोलते हैं, जो इस तरह से यू बना हुआ, इसे बोलते क्या है, म्यू, म्यू। ठीक है, म्यू। तो ये 100 माइक्रोमीटर है। तो अमीबा का साइज़ तो 1 मिलीमीटर से भी कम है, माइक्रोमीटर्स में साइज़ आ गया अमीबा का। ठीक है, आगे प्लांट्स और एनिमल सेल्स 100 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक सेल का साइज़ होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के सेल का साइज़। ठीक है, आगे न्यूक्लियस, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये और छोटे हो गए साइज़ में। ठीक है, आप देख रहे हैं, अब मिलीमीटर तो यहीं पे खत्म हो गया, आगे माइक्रोमीटर्स में चले गए हम। तो ये तो हमें नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं दिखते। लास्ट चीज़ जो हमें नेक्ड आई से दिख रही थी वो थी कि फ़िश एग। उसके बाद है ये जितने भी आपके पास दिए हुए हैं, ये सारे हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं। ठीक है, उसमें भी प्लांट्स और एनिमल सेल्स तक तो हमें नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप तक दिख जाते हैं। आगे अगर बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सबको आगे अच्छे से स्टडी करना चाहें तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। तो क्लियर, यहाँ से आपको साइज़ पता चल गया कि कितना बड़ा और कितना छोटा साइज़ है। ठीक है, इस तरह से साइज़ कंपैरिजन किया है कि कैसे सेल्स इतने छोटे होते हैं, हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते। क्लियर, चलो अब आप चलते हैं माइक्रोस्कोप पे। यू हैव लर्नड अबाउट कन्वेक्स लेंस। अ कन्वेक्स लेंस और द कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दैट इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट अपीयर लार्जर। अब आपने ग्रेड 8 में, क्लास 8 में पढ़ा था कन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेंसेज के बारे में, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीस होता है। ये दोनों लेंस मिलके माइक्रोस्कोप बनाते हैं और मैग्निफिकेशन में हेल्प करते हैं। मैग्निफिकेशन यानी कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मल भाषा में अपनी बात करो तो जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, Robert Hooke was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope capable of about 200 to 300 times magnification. रॉबर्ट हुक फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने सेल को स्टडी किया था एक माइक्रोस्कोप में से देख के। ठीक है, और वो माइक्रोस्कोप सेल्फ डिज़ाइन था, अपने आप उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। उसमें मैग्निफिकेशन लगभग 200 से 300 गुना मैग्नीफाई कर दिया था, 200 से 300 गुना उसे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा दिया था सेल को। ठीक है, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ही ऑब्जर्व्ड स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स एंड नेम देम सेल। जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, कॉर्क क्या होती है, जो ये पेड़ होता है इसकी जो छाल होती है, ठीक है, इसमें से बनता है कॉर्क, इसमें से निकला कॉर्क। तो उस कॉर्क को स्टडी किया। ठीक है, और स्टडी करके उन्हें कुछ सेल्स के ऐसे स्ट्रक्चर से दिखे। ठीक है, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में से देखा तो उनको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखे। तो उन्होंने एक यूनिट को क्या बोल दिया, ये हर एक यूनिट क्या है, एक सेल। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने सेल नाम दे दिया और तब से सेल नाम चल रहा है। इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ठीक है, अब पहले माइक्रोस्कोप देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चे, फिर आगे पैराग्राफ देखेंगे। माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, तो जब हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी आइस, यहाँ पे हमारी आइस होती हैं, इसलिए होता है आई पीस। ठीक है, एक आई पीस, एक ये लेंस हो गया। ठीक है, एक लेंस आई पीस में होता है। उसके बाद ये बॉडी ट्यूब, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे हमारे पास ये लेंस है, एक लेंस इसमें हो गया, एक लेंस इसमें हो गया, ऐसे हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेज, ये सारी क्या है, स्टेज, यहाँ पे अपनी स्लाइड्स रखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस स्लाइड के ऊपर लगा के हम देखते हैं स्लाइड पे जो भी चीज़ रखी है। ठीक है, मिरर है, ये लाइट रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लेके आता है स्लाइड के नीचे, ताकि हमें स्लाइड पे जो भी चीज़ रखी है वो हमें आराम से दिखे। ठीक है, ये कोर्स एडजस्टमेंट नोब है।
ठीक है, ये एडजस्ट करने का काम आती है। ठीक है, आईपीस, ये आईपीस, ये बॉडी ट्यूब, इस सबको क्या करती है, थोड़ा ऊपर नीचे करती है ताकि हम फोकस बना सकें, जो भी ऑब्जेक्ट रखिए उसे देख सकें। ठीक है, फाइन एडजस्टमेंट नोब है, जब हमें दिख जाएगा उसके बाद उसे फाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि बहुत और अच्छे से उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो, अच्छे से दिखे हमें, उसके लिए हम फाइन एडजस्टमेंट नोब को यूज़ करते हैं, ये चीज़। ठीक है, हैंडल है जो माइक्रोस्कोप को कैरी करने में हेल्प करता है, और ये इसका बेस। क्लियर? तो ये था हमारे पास एक लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। आपकी स्कूल लेबोरेटरीज में जो भी माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप। क्लियर बच्चों? चलो आगे चलते हैं। अब इन्होंने बोला है कि इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। स्कूल लेबोरेटरीज में जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं कौन सा होता है, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ठीक है, 10 टाइम 40 टाइम्स जो बड़ा कर सके, मैग्नीफाई कर सके। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंसेज हो गए टू अचीव बेटर मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट। Explore different part of microscope in your school laboratories. Under the microscope, you will see a magnified image of object and you estimate its actual size. ठीक है, अभी स्कूल लेबोरेटरीज में देखो बच्चों जाके माइक्रोस्कोप किस तरह का होता है। ठीक, चलो आगे एक्टिविटी 2.1। इसमें उन्होंने कहा है कि हम साइज़ ऑफ सेल कैसे एस्टिमेट करें, एक सेल का साइज़ कितना होता है, कैसे एस्टिमेट करें। अब सेल तो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक सेल लिया और उसको स्केल से उसका साइज़ देख लेंगे। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट स्केल से उसका साइज़ नहीं देख पाएंगे, तो उसका साइज़ कैसे देखेंगे, ये हम अपनी एक्टिविटी 2.1 में देखते हैं। टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट रूलर लो, स्केल लो। ठीक है, जो मिलीमीटर स्केल हो, मिलीमीटर मार्किंग हो, उसमें कौन सी मार्किंग हो, मिलीमीटर। ठीक है, आगे प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आईपीस एंड मेजर 18 मिलीमीटर। क्या बोला इन्होंने, आपका जो ये स्केल है इसको ये स्टेज पे रखो, ये स्टेज होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की स्टेज पे स्केल रखा और आईपीस में से आपने उसको देखना शुरू किया। ठीक है, तो आपको इस तरह की एक सर्कुलर फील्ड दिखेगी। जब आप आईपीस में से देखोगे माइक्रोस्कोप के, तो इस तरह की एक सर्कुलर फील्ड दिखेगी, एक सर्कल सा दिखेगा। तो सर्कल का डायमीटर आप उस स्केल रख के, ठीक है, देख लेना कि कितना डायमीटर आ रहा है। ठीक है, कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। अब स्केल मिलीमीटर में था तो डायमीटर हमारे पास किस में आया होगा, मिलीमीटर में, तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोमीटर में, क्योंकि जो सेल्स के साइज़ होते हैं उसे हम माइक्रोमीटर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। क्लियर? अब सपोज डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज़ 5 mm। सपोज करो कि जो हमें ये सर्कुलर फील्ड दिखी थी, इसका डायमीटर कितना था, 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया वो, 5000 माइक्रोमीटर। आगे रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन अनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब स्केल हटा दो और वहाँ पे एक स्टेज पे क्या रखो, अनियन पील की स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड ली और उस पर अनियन पील रख दिया हमने और उसको माइक्रोस्कोप में से देखना शुरू किया। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप में से देखेंगे हम, हमें किस तरह का दिखेगा वो, सर्कुलर फील्ड, इसके अंदर ये अनियन पील की स्लाइड, यानी कि जो ये अंदर सेल्स हैं, इस तरह से एक हमें स्लाइड दिखेगी। ठीक है, फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इन्होंने कहा अब जो ये सर्कुलर फील्ड हमें दिखी, इसमें जो ये हमें सेल्स दिखे, इसमें से ये सर्कुलर फील्ड का डायमीटर ले लो। ठीक है, ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अलोंग कितने सेल्स हैं काउंट कर लो। जैसे यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, 4 सेल्स हैं इस डायमीटर के अलोंग। ठीक है, और इन 4 सेल से हमें अपने एस्टिमेट हो जाएगा कि एक सेल का साइज़ कितना होगा। क्लियर? जैसे ये डायमीटर का साइज़ कितना था, 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, 5000, और हमें दिखे कितने सेल्स, 4 सेल्स दिखे, तो 5000 को 4 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वो क्या हो गया, सेल का साइज़। ठीक है, यही साइज, यही बोला इन्होंने। अगर सेल का साइज़ निकालना है तो डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड, डायमीटर कितना था, 5000 माइक्रोमीटर, एंड नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर, मैंने जब भी फोटो सी बनाई थी तो उसमें हमें डायमीटर के अलोंग ये 4 सेल्स दिखे थे। ठीक है, तो इसे हम किसे डिवाइड कर लेंगे, 4 से। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। इन्होंने क्या एग्जांपल लिया कि डायमीटर के अलोंग मान लो 25 सेल्स दिखे। ठीक है, अगर डायमीटर के अलोंग 25 सेल्स दिखे और डायमीटर कितना था, 5000, और सेल्स कितने दिखे, 25, तो 5000 को 25 से डिवाइड कर लो, 200 माइक्रोमीटर आंसर आया। यानी कि एक सेल का साइज़ कितना था, 200
माइक्रोमीटर। ठीक है, ये तो बस मैंने सपोज किया था, ऐसे इन्होंने भी सपोज किया 25 सेल्स थे, मैंने सपोज किया 4 सेल्स। ठीक है, डायग्राम में जो मैंने बनाए थे। ठीक है, चलो आगे चलते। इफ़ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन अनियन पील इज़ 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल। ठीक है, एक एस्टिमेटेड साइज़ कितना था, 200 माइक्रोमीटर, यानी कि लगभग 200 माइक्रोमीटर के आसपास सेल का साइज़ था। ठीक है, अब उस लाइट माइक्रोस्कोप ने उस साइज़ को कितना मैग्नीफाई किया। द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, ये दोनों लेंसेज कितनी कितनी पावर के हैं, इससे डिपेंड करता है कि टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी है। ठीक है, जैसे बोथ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस हैव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10 टाइम। अगर 10 टाइम मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है, आई पीस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की। ठीक है, 10 टाइम पावर है आई पीस की, 10 टाइम पावर है ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो टोटल मैग्नीफिकेशन हमने कितनी कितनी मिल गई हमें, 100 टाइम्स। ठीक है, तो यानी कि उस साइज़ को वो 100 गुना बड़ा करके दिखा रहा है माइक्रोस्कोप। क्लियर, यानी अगर 200 माइक्रोमीटर का हम कोई भी सेल देख रहे हैं तो उससे 100 गुना और बड़ा कर रहा है माइक्रोस्कोप, जिससे हमें वो सेल आराम से दिख सके। ठीक है, दिस माइक्रोस्कोप allow us to see very small structures clearly and is an essential tool for studying the cell structure। इसलिए माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें सेल के साइज़ को बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सेल को अच्छे से स्टडी कर पाएँ। ठीक है, ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर्स, रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने जैसे जैसे माइक्रोस्कोप को आगे आगे इम्प्रूव करते रहे तो उसकी रेजोल्यूशन यानी कि क्लैरिटी कितनी दे रहा है वो इम्प्रूव होती रही। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव होता रहा और उसकी मैग्नीफिकेशन और ज़्यादा करते रहे ताकि हमें अच्छे से स्टडी कर पाए। क्लियर, आगे चलो, ये आपको एक फिगर 2.4 दी है। यू कैन सी ए पिक्चर ऑफ लोअर सर्फेस ऑफ कोलोकैशिया लीफ ऑब्जर्व्ड अंडर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये कोलोकैशिया लीफ है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा है। ठीक है, इस तरह का होता है कोलोकैशिया लीफ। बच्चे, ये कोलोकैशिया लीफ की फोटो है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से देखते हैं इसकी लोअर सर्फेस को, तो इस तरह का हमें डायग्राम दिखता है। ठीक है, जिसमें हमें स्टोमेटास दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक जो भी हमने माइक्रोस्कोप देखा था वो लाइट माइक्रोस्कोप था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरह का होता है। ठीक है, apart from light microscopes, scientists also use powerful electron microscopes that reveal the fine details of a cell structure। अगर सेल के स्ट्रक्चर को बिल्कुल फाइनली पढ़ना है, ठीक है, उसकी हर एक छोटी छोटी डिटेल को देखना है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। लाइट माइक्रोस्कोप में सब कुछ नहीं दिखता। These instruments use a beam of electrons instead of light to produce highly magnified images। इसमें लाइट की जगह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, allowing us to see cell structure at the nanometer scale with remarkable clarity। ठीक है, ये हमें नैनोमीटर स्केल तक दिखाता है। ठीक है, जो नैनोमीटर होता है ये माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, तो यानी कि नैनोमीटर स्केल पे भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ है, वो भी हम आराम से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो सिंपल सा 1 मीटर के आप 1 बिलियन टुकड़े कर दो, उसमें से एक टुकड़ा जो होगा वो 1 नैनोमीटर का होगा। ठीक है, चलो, ये था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हमने स्टडी कर लिया कि सेल को कैसे देखा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये सब कुछ देख लिया। अब हम अपना मेन आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टॉपिक 2.2। क्लियर, you have learned that cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform specific functions. For these cells to function as unit, they must be able to interact with one another and with their surrounding. These interactions occur at cell boundary, ध्यान से सुनना, cell boundary, where substances move between the cells and their external environment. Even single-celled organisms exchange materials and respond to their environment through cell membrane. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो सेल्स हैं ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि सेल्स फंक्शनल यूनिट है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के, ठीक है, जितनी भी इंटरेक्शंस होती है, ये सेल है, जितनी भी बाहर इंटरेक्शंस होगी, बाहर कोई और सेल होगा, बाहर इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये सारी इंटरेक्शन किसके थ्रू हो रही है, सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर सबसे पहली मेम्ब्रेन मिलती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सारी इंटरेक्शंस होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन देखते हैं क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। यूनिवर्सल फीचर यानी कि जितने भी सेल्स हैं सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। अ सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक थिन बाउंड्री है, एक बाउंड्री है किसी भी सेल की, ठीक है, जो अंदर सेल के जो भी कंटेंट है उनको
क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल की इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करती है, यानी कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, यानी कि अलग अलग उन्हें इंडिविजुअली डिफाइन कर रही है, दिखा रही है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये वर्ड याद रखना बच्चे, सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल, विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। ये क्या करती है, कुछ चीज़ों को तो पास होने देती है सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर से, और कुछ चीज़ों को ब्लॉक करती है। ठीक है, you have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membrane of alveoli in lungs. How does the structure of cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across it? ठीक है, तो ये क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि एल्वियोली के में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, तो उसके सेल्स में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक, तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये वर्ड याद रखना बच्चे, सिलेक्टिवली, सिलेक्टिव का मतलब कि वो कुछ चीज़ों को तो पास होने देगी और कुछ को नहीं पास होने देगी। ठीक है, वो सिलेक्टिवली देखती है, कुछ चीज़ें जाती हैं सेल के अंदर और कुछ चीज़ें बाहर आती हैं। ठीक है, तो अंदर बाहर होती रहती हैं सेल से चीज़ें, लेकिन सारी नहीं होती, वो ब्लॉक भी करती है कुछ। ठीक है, एक्टिविटी 2.2 में जैसे देखते हैं, लेट अस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस ऑफ रफली इक्वल साइज। हमने क्या किया, 2 पोटैटो के पीसेस को इक्वल साइज़ का काट लिया, एक को बीकर ए में ले लिया, एक को बीकर बी में ले लिया। ठीक है, दोनों का इनिशियल वेट देख लिया, स्टार्टिंग वेट देख लिया। ठीक है, दोनों के स्टार्टिंग वेट कितना था। उसके बाद एक सेल को तो हमने रखा किसमें, प्लेन वाटर में। ठीक है, ये क्या है, प्लेन वाटर, और दूसरे सेल को हमने रखा किसमें, जिसमें 20% या तो सोल्ट है या शुगर का सोल्यूशन है। ठीक है, लीव डैम अनडिस्टर्ब्ड फॉर अबाउट एन आवर अंटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ पीसेस। इनको 1 घंटे तक ऐसे ही रख दिया बीकर्स में। ठीक है, और धीरे धीरे हमें साइज़ में चेंज होना दिख जाएगा, साइज़ चेंज होना दिख जाएगा। ठीक है, मेज़र एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। दोनों पीसेस का क्या करेंगे हम, ये इनिशियल साइज़ ये था, फाइनल साइज़ ये है, और इनका वेट करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, अब क्या डिफरेंस दिखेगा वो देखते हैं। जो बीकर ए में रखा था पोटैटो वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा फूल जाएगा वो पोटैटो का पीस, और जो बीकर बी में रखा था पोटैटो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्लियर, तो बीकर ए में जो रखा था उसका साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, और जो बीकर बी में रखा था उसका साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, एक स्वेल हुआ तो दूसरा श्रिंक हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम देखते हैं आगे। What do you infer? What do you expect in term of changes in their weight? The weight of potato piece in beaker A has increased. Beaker A में जो potato था उसका size भी बड़ा हो गया, उसका weight भी increase हो गया. While the weight of potato piece in beaker B is decreased. और beaker B में जो potato था उसका size भी छोटा हो गया और weight भी क्या हो गया, decrease हो गया. This happens because the cell membrane allows water to move in and out of cell, but not the sugar or salt molecules. ठीक है, अब जो ये सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये मेम्ब्रेन, चलो पूरा सेल ही बना देते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसने क्या किया, वाटर की मूवमेंट, H2O वाटर होता है, वाटर की मूवमेंट तो अंदर बाहर होने दी। ठीक है, लेकिन जो सोल्ट या शुगर थी उसकी मूवमेंट नहीं होने दी। ठीक है, वो अंदर नहीं जा पाए, सोल्ट या शुगर जो भी थी वो अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, किसने नहीं जाने दी, सेल मेम्ब्रेन ने। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देती है। ठीक है, वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया, ये बच्चे अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में, वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, जिसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं, टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट, जिसे हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, अनटिल द कंसनट्रेशन इन द टू एरियाज बिकम इक्वल। अब इस लाइन को अच्छे से समझना। हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, जिसमें क्या है, वाटर ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा बीकर है जिसमें क्या है, शुगर है प्लस वाटर है। ठीक है, दोनों में मान लो 50-50 ml तक वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ये भी 50 ml तक बीकर भरा हुआ है, ये भी 50 ml तक भरा है। अब इसमें 50 ml जितना भी है सारा का सारा वाटर ही है, लेकिन इसमें 50 ml जो है उसमें वाटर भी है और शुगर भी है, यानी वाटर की कंसनट्रेशन कम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 50 ml के अंदर ही शुगर भी है वाटर भी है, तो यानी कि कुछ जगह शुगर ने भी ली है और कुछ जगह वाटर की है। तो वाटर यहाँ पे जबकि पूरा का पूरा 50 ml वाटर ही है, तो यहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन कम है। ठीक है, वाटर कम है, और शुगर जो जिसे हम सोल्यूट बोलते हैं, यानी पानी के अंदर जो भी चीज़ घुलती है उसे सोल्यूट बोलते हैं, तो ये शुगर क्या है, सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है,
तो सोल्यूट की कंसनट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और सोल्यूट की कंसनट्रेशन जहाँ कम होती है उसे बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। मान लो यहाँ 50 ml वाटर में हमने 2 ग्राम शुगर ली थी, ठीक है। अगर ये भी हम वाटर प्लस शुगर का बनाएं, ठीक, तो मान लो 50 ml में 2 ग्राम शुगर ली हमने, ठीक है। और यहाँ पे 50 ml में हमने मान लो 200 ग्राम शुगर ली, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर ज़्यादा है, यहाँ पे शुगर कम है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूट कम हो गया ना 2 ग्राम, और यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हो गया 200 ग्राम। तो जहाँ पे सोल्यूट कम होता है, वाटर ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। याद रखना, जहाँ पे सोल्यूट कम हुआ, लेस सोल्यूट एंड मोर वाटर, पानी ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यानी कि बीकर ए में क्या था हमारे पास, डाइल्यूट सोल्यूशन। वहीं पे बीकर बी, यहाँ पे सोल्यूट 200 ग्राम है, सोल्यूट ज़्यादा हो गया और वाटर हमारे पास कम है। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में देखें तो बीकर ए के कंपैरिजन में देखें तो बीकर बी में सोल्यूट ज़्यादा हो गया 200 ग्राम और वाटर कम है, ठीक है। तो बीकर बी क्या हो गया, एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जहाँ पे सोल्यूट मोर होता है एंड लेस वाटर होता है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स क्लियर, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ये दो टर्म्स क्लियर होंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा है वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर, या फिर सिंपल देखें, वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब जो वाटर है वो मूव कहाँ से करता है, डाइल्यूट सोल्यूशन से, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ से कहाँ मूव करेगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है यानी शुगर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पानी ज़्यादा है, जहाँ पानी ज़्यादा होगा, जिसके पास पानी ज़्यादा होगा वही अपना पानी देगा दूसरे को, जिसके पास वाटर ज़्यादा होगा वही देगा, जिसके पास कम है वो क्यों देगा, वो तो लेगा किसी से, ठीक है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ वाटर की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वही पानी ज़्यादा देगा जिसके पास पानी ज़्यादा होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है तो ये अपना पानी किसको दे दे, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को, ठीक है। कब तक देगा, जब तक दोनों की कंसनट्रेशन सेम ना हो जाए, जब तक दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ना हो जाए, ठीक है। इतना समझ आ गया, वाटर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। वाटर की मूवमेंट हो रही है डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में, ठीक। अब movement of water molecule from dilute to concentrated solution through a selectively permeable membrane is called osmosis, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ selectively membrane permeable membrane is called osmosis। osmosis क्या होता है, वाटर की मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू selectively permeable membrane, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर की मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं ओस्मोसिस। और मूवमेंट कहाँ हुई, जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से कम पानी की तरफ, ठीक है। अब पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं, जो हमें ऊपर पोटैटो का एग्जांपल दिया था। बीकर ए में वाटर ज़्यादा था, ठीक है, पोटैटो में वाटर कम था कंपैरेटिवली, तो वाटर की मूवमेंट पोटैटो के अंदर हुई, इसलिए हमारा पोटैटो क्या हो गया, ये स्वेल हो गया था, ठीक है। बीकर ए का पोटैटो क्या हो गया था, स्वेल। बीकर बी में हमारे पास सोल्ट या शुगर सोल्यूशन लिया था हमने, ठीक है, यानी ये पानी में सोल्ट या शुगर भी थी और अंदर पोटैटो था। अब क्या हुआ, पोटैटो में जितना वाटर था वो वाटर कंपैरेटिवली ज़्यादा था, किससे, बाहर जो सोल्यूशन है, ठीक है, बाहर जो सोल्यूशन था उसमें तो सोल्ट या शुगर थी, अंदर जो पोटैटो था इसमें वाटर ज़्यादा था। तो यहाँ पे वाटर की मूवमेंट पोटैटो में से बाहर सोल्यूशन की तरफ हुई, यानी कि पोटैटो में जो वाटर था वो निकलना शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पोटैटो के अंदर वाटर भरना शुरू हो गया, इसलिए बीकर बी का पोटैटो क्या हो गया, श्रिंक, और बीकर ए का पोटैटो क्या हो गया, स्वेल, क्योंकि इसके अंदर पानी भर रहा है। ये श्रिंक क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर से पानी निकल रहा है, क्योंकि बाहर जो सोल्यूशन है इसमें पानी कम है तो ये अपना पानी बाहर दे रहा है, ठीक है, क्लियर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 7.8 डाई स्प्रेडिंग इन वाटर एंड 7.9 फ्रेगरेंस स्प्रेडिंग in air invaded that particles of matter intermix due to difference in their concentration, also called the concentration gradient, ठीक है। आपने क्लास 8 में देखा था कि पार्टिकल्स स्प्रेड होते हैं, मिक्स होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन में डिफरेंस होगा तो ही मिक्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंसनट्रेशन में डिफरेंस था, एक जगह पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, दूसरी जगह पानी कम था, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट हुई, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हुई, ठीक है। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर कंसनट्रेशन विच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूज़न क्या है,
यहाँ भी हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हम कोई मेम्ब्रेन नहीं यूज़ करते, जबकि ऑस्मोसिस में एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन थी इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूवमेंट हो रही थी, इसके आस पार मूवमेंट हो रही थी, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या है, एक तरह से डिफ्यूजन ही है वाटर की, लेकिन इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स रूट सेल बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। प्लांट्स में जो ये रूट्स होती हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये रूट्स के सेल में भी क्या होता है, ये सेल है, तो सॉइल में से वाटर सेल के अंदर जाता है, इस तरह से जो रूट्स हैं वो पानी लेते हैं सॉइल में, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्या देखा सेल्स ने, सॉइल में पानी ज़्यादा है, ठीक है, सेल के अंदर पानी कम है, तो वाटर की मूवमेंट होगी सॉइल से किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्लियर। चलो बच्चे ऑस्मोसिस में अगर आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन देखनी हो, ठीक है, तो एक सिंपल सी मैं डेफिनेशन आपको लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली याद रहे, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की क्या सिंपल से आप डेफिनेशन लिखोगे, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर to low concentration of water through selectively permeable membrane, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की मूवमेंट कहाँ से हो रही है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जहाँ पानी कम है, ठीक है, उस तरफ मूवमेंट हो रही है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन आपके समझने के लिए। चलो आगे चलते हैं। वट इफ़ अ सेल इज केप्ट इन सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन, ठीक है। सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मीडियम। चलो अब इन्होंने बोला है कि हमने क्या किया, सेल्स को सोल्यूशंस के अंदर रखा, ठीक है। यहाँ सेल के अंदर जो कंसनट्रेशन थी और अंदर बाहर सोल्यूशन के अंदर जो कंसनट्रेशन थी वो क्या थी, इक्वल थी, ठीक है। सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि जो सेल के बाहर मीडियम है उसकी जो कंसनट्रेशन है इज़ इक्वल टू सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मीडियम, यानी कि सेल के अंदर जो कंसनट्रेशन है और सेल के बाहर जो कंसनट्रेशन है ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जब दोनों इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। जब सोल्यूशन की कंसनट्रेशन सेल की कंसनट्रेशन के इक्वल होती है उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ, सेल का जितना ओरिजिनल साइज था उतना ही साइज रहा, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम, ठीक है, सेल की दोनों की कंसनट्रेशन सेम होगी। आगे है सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, ठीक है, इज लेस देन सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम। अब ये इसमें क्या है, सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम यानी कि जो बाहर सेल के बाहर जो मीडियम है इसमें जो सोल्यूट है, ठीक है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू सेल के अंदर जो सोल्यूट होगा, यानी कि बाहर का सोल्यूशन, बाहर सोल्यूट कम है यानी कि बाहर किस तरह का सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन, और अंदर सेल में सोल्यूट ज़्यादा है तो सेल के अंदर किस तरह का सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट का हमने देखा था ना, अगर सोल्यूट कम हो तो डाइल्यूट, सोल्यूट ज़्यादा हो तो कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ से होती है, डाइल्यूट से कंसनट्रेशन की तरफ, डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ, यानी कि बाहर मीडियम डाइल्यूट है, सेल कंसनट्रेटेड है, तो वाटर की मूवमेंट किस तरफ होगी, सेल के अंदर, सेल के अंदर वाटर आना शुरू होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे सेल का साइज़ पहले से बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह के सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। इस तरह का सोल्यूशन जो ये बाहर सोल्यूशन है सेल के, इसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब इसकी कंसनट्रेशन सेल की कंसनट्रेशन से कम होगी सोल्यूट की, ठीक है। आगे है सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज़ मोर देन सोल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मीडियम। अब सोल्यूट की कंसनट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर यानी बाहर जो ये लिक्विड है इसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जबकि अंदर सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो क्या है, कम है, ठीक है। अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है तो अंदर क्या हो गया, ये डाइल्यूट, और बाहर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर वाला क्या हो गया, कंसनट्रेटेड। सेल क्या हो गया, डाइल्यूट, और बाहर मीडियम क्या हो गया, कंसनट्रेटेड।
तो मूवमेंट कैसे होती है, डाइल्यूट से कंसनट्रेशन की तरफ, यानी सेल से बाहर पानी निकल के कहाँ पे जाएगा, बाहर मीडियम में पानी चला जाएगा, सेल से पानी निकल के बाहर सोल्यूशन में चला गया, ठीक है, इसलिए सेल का साइज़ क्या हो गया, छोटा। इस तरह के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का सारा सोल्यूशन है ये क्या है, हाइपरटोनिक। यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का सारा सोल्यूशन था ये क्या था, हाइपरटोनिक। और यहाँ पे सेम ही कंसनट्रेशन थी दोनों की, सेल की और सोल्यूशन की, तो यहाँ पे जितना भी ये ब्लू कलर का सोल्यूशन था ये क्या था, सारा आइसोटोनिक। क्लियर, अब समझ आ गया। आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल के साइज़ चेंज नहीं होता, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। आइसोटोनिक में सेल का साइज़ सेम रहता है, ये याद रखना बच्चे। आइसोटोनिक में सेल के साइज़ को क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में क्या होता है। अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स थिक. It is made up of lipids and protein. The fluid mosaic model explains its structure. जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी थिकनेस 7 to 10 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर बहुत ही स्मॉल यूनिट है, माइक्रोमीटर से भी छोटी। तो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस 7 to 10 नैनोमीटर, और ये किस किस की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसका किस तरह का मॉडल होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, फ्लूइड मोसैक मॉडल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये फ्लूइड मोसैक क्या है ये देखते हैं। द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बाईलेयर, 2 layers of special fat molecules with water attracting head outwards and water repelling tails inward with proteins embedded in them, ठीक है। मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बाईलेयर, ठीक है, लिपिड की 2 लेयर हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर अट्रैक्टिंग हेड, ठीक है, जो हेड है ये वाटर अट्रैक्टिंग है, ठीक है, ये पानी के आसपास रहता है। एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड, जो टेल है ये अंदर की तरफ है, ये 2 लेयर होगी फैट की, लिपिड की, एक ये लेयर एक ये लेयर। इसमें जो हेड है वो वाटर की तरफ है और टेल अंदर की तरफ है, इसकी भी हेड बाहर की तरफ वाटर की तरफ और टेल अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जो ये पर्पल कलर के हैं ये हेड हैं बाहर की तरफ है वाटर की तरफ, और ये टेल्स हैं जो ये येलो कलर की ये सारी अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, ठीक है। ये वाटर रिपेलिंग है, इन्हें पानी पसंद नहीं, ये वाटर अट्रैक्टिंग है, ये पानी के आसपास रहते हैं, ठीक है। विद प्रोटीन्स इम्बेडेड इन दैम, इन लिपिड बाईलेयर के अंदर प्रोटीन इम्बेड है अलग अलग जगह पे, ठीक है। जैसे ये प्रोटीन हो गया, ये अलग तरह के प्रोटीन्स इनके अंदर है, ठीक है। ये प्रोटीन हो गया, ये हो गया, ठीक। द मोलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन हिंस इट इज़ फ्लूइड। जो मोलिक्यूल्स हैं ये साइडवेज मूव कर सकते हैं, ठीक है, फ्लिप करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनको फ्लूइड है ये, ठीक है। जैसे फ्लूइड फ्लो करता रहता है ऐसे ये भी मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, फ्लूइड, ठीक। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। जो प्रोटीन्स हैं ये गेट कीपर्स की तरह होते हैं, ठीक है। ये सब्सटेंसेस को पास होने में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से अंदर बाहर जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, अलग अलग चीज़ें पास होती हैं, इसलिए ये जो ये प्रोटीन्स हैं ये पास होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये गेटवेज हैं, गेट कीपर्स हैं। आगे है, सिंस द मोलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोसैक इट इज़ कॉल्ड अ मोसैक मॉडल, ठीक है। जैसे टाइल्स हैं, ठीक है, ये एक मोसैक डिज़ाइन है या ये टाइल्स का डिज़ाइन है, ठीक है। इस तरह की ही हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अलग अलग जगह इम्बेड होते हैं, तो इस तरह का एक डिज़ाइन से बन जाता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल होता है उसे फ्लूइड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्लिप करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और इसका डिज़ाइन एक मोसैक की तरह दिखता है, मोसैक टाइल्स के डिज़ाइन की तरह, इसलिए सेल मेम्ब्रेन के डिज़ाइन को फ्लूइड मोसैक मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। ऑल लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद द सराउंडिंग्स एंड द नेबरिंग सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे अपने आसपास कैसे कम्युनिकेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही चीज़ें आर पार इसके सेल के अंदर बाहर जाती हैं। However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall. What do you think is the necessity of the cell wall in this cell? ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो प्लांट्स हैं, फंगी हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एडिशनल लेयर होती है, उस एडिशनल लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल की क्यों जरूरत पड़ी हम देखेंगे आगे। एक्टिविटी 2.3, एक्टिविटी 2.3 क्या कहते हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट। प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ थिन पील ऑफ अनियन, ठीक है, एंड माउंट इट विद सेफ्रोनिन यूजिंग कवर स्लिप टू ऑब्जर्व प्लांट सेल अंडर माइक्रोस्कोप। आपने 8th क्लास में की हुई है, ठीक है। एक अनियन पील लिया, उसे ग्लास स्लाइड पे रखा, ठीक है, ग्लास स्लैब पे रखा, स्लाइड पे रखा, और उस पर सेफ्रोनिन की कुछ ड्रॉप डाल दिया, उसे माइक्रोस्कोप में से देखा, ठीक है। ऐसे ही हमने चीक सेल, ये चीक सेल किस में आ गया, एनिमल सेल की कैटेगरी में आ गया। अनियन पील क्या था, ये प्लांट सेल की कैटेगरी में था, ठीक है। चीक सेल को भी ऐसे ही हमने क्या किया, एक ग्लास स्लाइड पे रखा,
ठीक है, और उस पर मिथिलीन ब्लू की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, ठीक है, और फिर उसे माइक्रोस्कोप में से देखा। तो माइक्रोस्कोप में से देखने पे प्लांट सेल तो हमें ऐसा दिखा और एनिमल सेल हमें कुछ ऐसा दिखा। अब दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, जो प्लांट सेल है इसमें जो सेल्स हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड है, ठीक है, और इनकी जो बाहर की ये लेयर है ये हमें बहुत ही अच्छे से साफ दिख रही है। जो ये बाहर की लेयर है जो ये साफ दिख रही है, ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल। और इसमें हमें इतनी साफ नहीं दिख रही, तो इसमें सेल वॉल नहीं है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनमें जो ये बहुत ही डिफाइंड हमें लेयर दिख रही हैं, ये बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये सेल वॉल है, इसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन अंदर होंगी, ठीक है। तो देख रहे हो प्लांट सेल के सेल्स जो हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही रेगुलरली अरेंज हैं, जबकि एनिमल सेल्स के जो सेल हैं इरेगुलरली अरेंज हैं और इतने टाइटली पैक्ड भी नहीं है, लूजली अरेंज हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में क्या है, लूजली अरेंज है, ठीक है, और इरेगुलर हैं। ऐसा कोई ऐसा नहीं कि साइज सेल के कोई साइज़ हो, शेप हो, रेगुलर हो, इरेगुलर सी शेप है। जबकि प्लांट सेल में एक तो बहुत ही रेगुलर शेप है, आप देख रहे हो सबकी लगभग सेम सी शेप है, और ये टाइटली पैक्ड है, ठीक है, और इनमें सेल वॉल दिख रही है, इनमें सेल वॉल क्या है, मिसिंग है, ठीक। आगे है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने जो जो ऑब्जर्व किया बता दिया। अनियन पील सेल्स और रोयो लीफ पील सेल्स आर बॉक्स शेप्ड एंड रेगुलरली अरेंज्ड, बॉक्स शेप्ड हैं और रेगुलरली अरेंज्ड हैं, जबकि चीक सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्यों है, इनके बीच में ये डिफरेंस क्यों है, ठीक है, आगे देखेंगे, अपने सेल वॉल में पढ़ेंगे। प्रिपेयर 2 स्लाइड्स ऑफ रोयो लीफ पील and human cheek cells again and put 20% sugar solution on them. Observe them under the microscope after half an hour. What do you observe? You must have observed that the boundaries of the plant cells remain the same, but the inner content shrink and space between the inner and outer boundaries increase. You may observe that cheek cells on the other hand have shrunk considerably. देखो अब इसमें इन्होंने क्या किया, ये हमने स्लाइड्स बनाई थी, ठीक है, और इनको हमने ऑब्जर्व कर लिया माइक्रोस्कोप में। ये अनियन की स्लाइड बनाई, ये चीक सेल की स्लाइड बनाई, इनको ऑब्जर्व किया तो हम इस तरह के दिखे, ठीक। अब क्या किया हमने, जो ये स्लाइड बनाई, ठीक है, अनियन की स्लाइड बनाई, इस पर हमने अब क्या कर दिया, शुगर सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, ठीक है, ये अनियन पील पे या रोयो लीफ पील पे इस पर हमने शुगर की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, ठीक है। वहीं पे चीक सेल की स्लाइड बनाई थी, इसमें जो चीक सेल लिया था, ठीक है, उसके ऊपर भी हमने 20% शुगर सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, ठीक है, 20% शुगर सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाल दी। ड्रॉप्स डालने के कुछ टाइम के बाद जब हमने इनको दोबारा माइक्रोस्कोप में से देखा तो हमने क्या देखा कि जो प्लांट सेल था, ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल थी, सेल वॉल तो ऐसे ही रही, साइज़ उनका वही रहा, जबकि अंदर का कंटेंट क्या हो गया, उनका श्रिंक हो गया, ठीक है। जैसे अगर बिफोर आफ्टर करके दिखाऊँ आपको, तो ये प्लांट सेल था पहले, ठीक है, ये सेल वॉल, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और अंदर ये कंटेंट सारा सेल का, ठीक। एनिमल सेल दिखाऊं तो इस तरह का एनिमल सेल, ठीक है, ये अंदर का कंटेंट, ये सेल मेम्ब्रेन है और इसमें बाहर एक सेल वॉल है प्लांट सेल में, ठीक। जब शुगर सॉल्यूशन डाला फिर माइक्रोस्कोप में से देखा, हमने क्या देखा, प्लांट सेल साइज़ लगभग वही रहा, लेकिन अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन थी वो क्या हो गई, श्रिंक हो गई, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पूरा का पूरा अंदर का जो सेल का स्ट्रक्चर था वो सारा श्रिंक हो गया, ठीक है। तो सेल वॉल से वो दूर हट गया, साइज गैप इंक्रीज हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में गैप इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल हमारी जो थी वो चेंज नहीं हुई, वो वैसे की वैसी रही, जबकि सेल मेम्ब्रेन से अंदर का सारा सेल श्रिंक हो गया, ठीक है। वहीं अगर एनिमल सेल में देखें तो ये वो पूरा सेल ही हमें श्रिंक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है तो बाहर कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए है ही नहीं, तो पूरा का पूरा सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखोगे, इसमें जब नॉर्मल जब देखा था ये क्रेडल लिली लीफ को तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा था, ठीक है, पानी में। जब 20% शुगर सोल्यूशन डाला तो इस तरह का आप देख रहे हैं, जो ये पिंक पोर्शन है ये बहुत ही श्रिंक हो गया है, ठीक है। पहले ये पिंक पोर्शन अच्छा खासा हमें ज़्यादा दिख रहा था, अब ये पिंक पोर्शन छोटी छोटी जगह पे श्रिंक हो गया है, यानी कि सेल क्या हो गए हैं वहाँ पे, श्रिंक हो गए हैं, ठीक है। अब ये श्रिंक क्यों हुए, हमने ओस्मोसिस पढ़ा था ना, वाटर मूवमेंट, तो क्या हो रहा था, वाटर मूवमेंट हो रही थी सेल के अंदर से बाहर, ठीक है, सेल के अंदर से वाटर कहाँ पे बाहर मूव कर रहा था सराउंडिंग्स में, ठीक है, सेल के अंदर से पानी बाहर निकल गया तो सेल क्या हो गया, श्रिंक, ठीक। चलो अब देखते हैं सेल वॉल, सेल वॉल का काम क्या है। अभी आपने देखा पीछे कि प्लांट सेल का सेल जो हुआ था
जो पूरा श्रिंक नहीं हुआ था उसकी सेल वॉल इंटैक्ट थी, सेल वॉल बनी रही थी, जबकि बस अंदर का पोर्शन श्रिंक हुआ था। ठीक है, तो सेल वॉल का ऐसा क्या काम है, क्यों प्लांट सेल में एक स्पेशल बाहर एक और लेयर की ज़रूरत पड़ी। Topic 2.2.2. In general, plants cannot move from place to place, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. अब जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर पाते एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, इसलिए उनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है। रिजिड स्ट्रक्चर बनाने रखने के कारण उन्हें सेल वॉल की ज़रूरत पड़ी, उन्हें कोई एक ऐसी बाहर की लेयर की ज़रूरत पड़ी जो रिजिड रहे। ठीक है, क्योंकि दे हैव टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक विंड एंड रेन। ठीक है, वो बाहर इन्वायरमेंट के ही कॉन्टैक्ट में रहते हैं, हवा चले, बहुत तेज़ हवा चले, आंधी तूफान आए, बारिश होए, उन्हें सब कुछ झेलना पड़ता है। तो इसलिए उनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होगा, मजबूत होगा, तभी वो ये सारा कुछ झेल पाएंगे। ठीक है, देयरफॉर प्लांट सेल हैव एन एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। इसीलिए उनका स्ट्रक्चर ताकि रिजिड बना रहे, मजबूत बना रहे, इसलिए उनके सेल्स के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। Cell wall also helps leaf and flowers remain firm and maintain their shapes and help plants stay upright. सेल वॉल का एक फंक्शन क्या था, रिजिडिटी बनाए रखना। दूसरा काम क्या है सेल वॉल का, हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म। जो पत्ते होते हैं, फ्लावर होते हैं, आप देखते हो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, वो फर्म रहे, उनकी शेप बनी रहे, सेल वॉल इसमें भी हेल्प करता है। ये दूसरा फंक्शन हो गया सेल वॉल का। एंड हेल्प प्लांट्स स्टे अपराइट, प्लांट्स सीधे खड़े रहें। ठीक है, उसमें भी सेल वॉल हेल्प करती है। तीसरा फंक्शन हो गया सेल वॉल का। Although rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved mineral can pass through it. बेशक सेल वॉल रिजिड है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो परमिएबल है, उसमें से वाटर और कुछ एक मॉलिक्यूल्स हैं जो पास हो सकते हैं। ठीक है, परमिएबल का मतलब ये होता है पास होने देना, तो उसमें से कुछ एक चीज़ें पास हो सकती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में से पास हो सकती थी, ऐसे सेल वॉल में से भी कुछ चीज़ें पास हो सकती हैं। ठीक है, तो तीसरा फंक्शन क्या, चौथा फंक्शन क्या हो गया सेल वॉल का, दे अलो वाटर एंड सम डिजॉल्व मिनरल टू पास थ्रू देम। Along with the selective permeability of cell membrane, the permeability of cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from soil. तो सेल वॉल की जो परमेबिलिटी है, यानी कि ये भी जो अपने अंदर से चीज़ों को पास होने देता है, इसके ज़रिए क्या होता है, जो प्लांट की रूट्स होते हैं ये वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल में से लेते हैं। ठीक है, When we place a royal leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis. वो तो पता ही है हमें, वाटर कैसे लूज करते हैं, ऑस्मोसिस के कारण। हाउएवर द सेल्स डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज देयर रिजिड सेल वॉल मेंटेन देयर शेप। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आया था। ठीक है, सेल का साइज वही बना रहा था। ठीक है, हाउएवर सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज, सेल के साइज श्रिंक नहीं हुआ, बिकॉज दे रिजिड सेल वॉल मेंटेन देयर शेप। उसकी जो सेल वॉल थी उसने शेप को मेंटेन रखा था। द इनर कंटेंट ऑफ सेल श्रिंक एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, ये सेल था, ये सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, उसके बाद जब शुगर सोल्यूशन डाला तो ये सेल वॉल, ठीक है, और अंदर की सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई थी, ये सारा का सारा इनर कंटेंट श्रिंक हो गया था। ठीक है, दिस शो द सेल वॉल हेल्प्स प्लांट सेल्स रिमेन फर्म इन द ओरिजिनल शेप। तो सेल वॉल का क्या काम है, ये प्लांट सेल्स की ओरिजिनल शेप को बनाए रखता है। ठीक है, तो ये आप एक तरह से फिफ्थ फंक्शन ले सकते हैं सेल वॉल का, दे हेल्प प्लांट सेल्स रिमेन फर्म इन द ओरिजिनल शेप। ठीक है, एनिमल सेल्स सच एज चीक सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, देयरफॉर व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन दे लूज वाटर एंड श्रिंक। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं थी, इसलिए एनिमल सेल क्या हो गए थे, बाद में श्रिंक हो गए थे। ठीक है, इनका साइज पूरा का पूरा श्रिंक हो गया था। विदाउट रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजिली, दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। अब एनिमल सेल्स में क्या है, ठीक है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई बाहर से शेप मेंटेन नहीं रख रहा, तो अपनी शेप इजीली चेंज कर लेते हैं, और शेप इजीली चेंज कर लेते हैं, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसके कारण एनिमल टिश्यूज़ के जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो आराम से परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल वॉल इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है प्लांट्स में वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो जिसमें ग्लूकोज यूनिट आपस में लिंक होती हैं। ठीक है, जैसे एक ग्लूकोज यूनिट होगी वो दूसरी ग्लूकोज यूनिट से लिंक है, तीसरी ग्लूकोज यूनिट से लिंक है, ऐसे ग्लूकोज यूनिट्स लिंक होकर क्या बनाती हैं, सेलुलोज। ठीक है, और सेलुलोज से क्या बना हमारा प्लांट्स की सेल वॉल। ठीक है, सेलुलोज इन अवर डाइट एक्ट्स एज रफेज हेल्प इन डाइजेशन। सेलुलोज एक तरह से रफेज की तरह एक्ट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं, फल सब्जियां, ये खानी चाहिए क्योंकि इनमें सेलुलोज होता है, हमारे अंडर डाइजेशन अच्छी होती है। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव सेल वॉल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, इनके अंदर भी सेल वॉल होता है। ठीक है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। फंगी और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रक्चर सपोर्ट यानी कि इनके सेल की जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे उसको इंश्योर करते हैं। क्लियर? तो बच्चे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे अपना ये चैप्टर। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.3 द सेल इंटीरियर। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसकी एक अलग से वीडियो आएगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद।